है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों, क्या जानते हैं आप कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? चलिए, कोई बात नहीं। उत्तर में यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर एक हेडिंग डालेंगे बच्चों। हेडिंग डाले बिना ना लिखें, आप हेडिंग जरूर डालें। उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। क्या आई बात समझ में? इसके बाद सेकंड लिखेंगे आप दूसरा पॉइंट, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, क्लियर। तीसरे पॉइंट को लिखेंगे आप, अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट लिखें। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, यह पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न में से पहला प्रश्न का उत्तर ये आप देख सकते हैं। हेडिंग डाल के लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका और ये तीनों पॉइंट में उसका उत्तर। आइए बच्चों दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा है अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। तो आपको मौलिक अधिकारों के बारे में मालूम होगा बच्चों, मौलिक अधिकार आपने पढ़ लिए होंगे, उसे फिर पढ़ें आप एक बार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर लिखें संवैधानिक उपचार का अधिकार और हेडिंग डालें। फिर लिखें यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। क्लियर। और इसके बाद न्यायिक समीक्षा के बारे में आप लिखेंगे, यहाँ पर भी हेडिंग डालें। फिर लिखें यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय कानून को रद्द कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका दूसरा प्रश्न है और यहाँ पर जो है 2 हेडिंग डालेंगे आप, संवैधानिक उपचार का अधिकार और न्यायिक समीक्षा, और उसके बाद उत्तर लिखते चले जाएं। बात करते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की बच्चों। नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। कहाँ दर्शाया गया है आप देख सकते हैं, ये है आपका प्रश्न के अंदर एक, यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप एक चित्र देख रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर जो है तीनों स्तर की जो है न्यायालय को दर्शाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर 3 है, ये 3 दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है, प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। तो यहाँ पर जो है उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, तीनों अदालतों का फैसला किस प्रकार से आया था। देखें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का, फिर देखेंगे उच्च न्यायालय का, फिर निचली अदालत का। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप हेडिंग में लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, हेडिंग डालेंगे लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। सुभाष चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया। आई बात समझ में? उसके बाद उच्च न्यायालय का क्या फैसला था? सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, क्योंकि तीनों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं थे। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। किसने? उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में। बात करते हैं निचली अदालत की। तो निचली अदालत ने क्या कहा? लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इस प्रश्न का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीसरा प्रश्न है और तीनों अदालतों के फैसले के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने क्या क्या फैसला सुनाया था। आगे बच्चों चौथा प्रश्न है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत हैं उनको ठीक कीजिए। तो अभी आपने सुधा गोयल का मामला पढ़ा था इससे पहले प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ यहाँ पर देखें, कैवाले में आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए
क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। क्या ये सही है या गलत है? और दूसरा देखेंगे आप यहाँ पर ख वाले में, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। और ग लिखा है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिखेंगे क वाला ऑप्शन सही है। ख वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर लिखेंगे गलत, क्योंकि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। और ग वाले में लिखें आप गलत, सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊपरी अदालत है, इसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जनहित याचिका के बारे में पॉइंट में लिखें, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया और दूसरा दायर की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं जनहित याचिका के बारे में। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं आप, अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार, टेलीग्राम आदि को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। तो इस प्रकार से ठीक है बच्चों, आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये पांचवा प्रश्न है और जो है में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। तो आप पढ़े अपनी पाठ्य पुस्तक में, इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान में जजों का क्या मतलब था, या इस बयान से जजों का क्या मतलब था। ठीक है, किस बयान से? आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जजों का बयान क्या था? आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो इसका मतलब जजों ने क्या बताया था? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा। ठीक है, और हेडिंग डालेंगे, पॉइंट में लिखेंगे नंबर 1, कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जीवन के अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। समझ गए होंगे आप, जब रोजगार नहीं होगा तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस मुकदमे में याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटड़ियों में रहते हैं और उन्हें वहां से हटाने की मांग की जा रही है। चौथा पॉइंट लिखें, अगर उन्हें झुग्गियों या पटड़ी से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा और वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार वे जीवन के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपना इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये छठा प्रश्न है और यहाँ पर जो है उत्तर आप देख सकते हैं, हेडिंग डाल के लिखें, अच्छे से लिखें बना के, इसे याद भी करें। सातवां प्रश्न है बच्चों, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आपने कभी कोई कहानी ऐसी सुनी होगी जिसमें इंसाफ में देरी हुई या न्याय आने में काफ़ी समय लगा। आप लिख सकते हैं इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। और यहाँ पर लिख सकते हैं ये कहानी हासिमपुरा हत्याकांड की कहानी। हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, हेडिंग डाल के सबसे पहले लिखेंगे, हासिमपुरा उत्तर प्रदेश में पीएससी की हिरासत में 22 मई 1987 को 23 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उनके परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस हत्याकांड में मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। यह मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसमें प्रोविंशियल और कॉन्स्टेबलरी पीएससी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के ही बयान दर्ज किए जा सके थे। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, हासिमपुरा के बारे में। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप, 8वां प्रश्न आता है आपका एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक पेज 65। आप कितने नंबर पर? 65 के शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द में शब्द से वाक्य बनाइए। तो आप क्या वाक्य बनाएंगे? उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे सबसे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे पॉइंट बना के लिखें। वरी करना,
तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल केस में सुभाष चंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दूसरा लिखेंगे अपील करना, आरोपियों ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। और तीसरा लिखेंगे मुआवजा, मुआवजे के बारे में लिखेंगे न्यायालय, यहाँ पर न्यायालय लिखें, न्यायालय पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। और अगला लिखेंगे चौथा पॉइंट बेदखली, रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वालों को अदालत ने वहां से बेदखल कर दिया। पांचवा पॉइंट लिखें उल्लंघन, यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों, ये आप जो है अपने 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पेज नंबर 65 पर भी आप देख सकते हैं शब्द संकलन को। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, 9वां प्रश्न शुरू होता है। यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? भोजन अधिकार अभियान। ध्यान दें। और ये पोस्टर आप देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं पूरा पोस्टर। उच्चतम न्यायालय का फैसला, भूख से मौत, जिम्मेदार कौन, कोई एहसान नहीं, हक है अपना। और देख रहे हैं ना, ये पोस्टर बना हुआ है, इसका पेट सिकुड़ा हुआ है, यहाँ इसको जो खाना नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार का पोस्टर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इस पेज पर जाएं आप, सरकार का कर्तव्य, ये सब जानकारियाँ आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इन्हें पढ़ें। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है लिखा है, इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या समझे आप? इस पोस्टर में क्या लिखा है? पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम, क्या देखा आपने? भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखिए। आई बात समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने पढ़ा तो आप उत्तर में आगे लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे सरकार के दायित्व और पॉइंट बना के लिखें। नंबर 1, प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है ना। दूसरा लिखेंगे यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोना पड़े। इसके बाद लिखें तीसरा पॉइंट, भूख की मार सबसे ज़्यादा झेलने वालों जैसे बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु ना हो। ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे आप, यहाँ पर जो है इसे समाप्त करने के बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेन पॉइंट लिखेंगे उड़ीसा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था, जबकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिटरेसी UPCL नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराए और बच्चों